हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स कम टू द एनर्जी सेक्टर पार्ट, जो कि हमारे पीटी 365 इकोनॉमी का लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट जो है इसके बाद इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी पीटीआई है हम वो स्टार्ट करेंगे। तो एनर्जी सेक्टर में अगर बात करें तो सबसे पहला है पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बहुत सारे कुछ प्रपोजल्स जो हैं उसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2020 का, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कुछ सेवरल प्रोसीजर्स जो है ऐड करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी जो है उसको क्रिएट करेंगे कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से सेल परचेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व कर पाए, जो भी दो पार्टीज़ के बीच में ट्रांसफ़र हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी जो है उसको एबॉलिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू वहाँ ज़्यादा जाता है। और कुछ जो सिलेक्शन प्रोसेस है चेयरमैन और मेंबर्स का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का, उसको प्रोसेस को चेंज करेंगे। अब की ड्राफ्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, तो जो भी हमारी कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ वीकेंड हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट को अमेंड किया गया। की हाइलाइट्स है कि हमको ईसीईए जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है, जो कि सोल अथॉरिटी होगी हमारे जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, उनको रिजॉल्व करने के लिए। कॉमन सिलेक्शन कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कि जो कि चेयरपर्सन मेंबर जो है अपीलेट ट्राइब्यूनल सेंट्रल स्टेट रेगुलेटरी कमीशन के, वो सेलेक्ट किए जाएंगे। एसईआरसी जो है वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पॉलिसी से एडहेर करेगी और डिटरमाइन करेगी क्या क्रॉस सब्सिडी होनी चाहिए। एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं कि वो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो है स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ निकाले और प्रिस्क्राइब करें मिनिमम रिन्यूएबल और हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन। अब तीन प्राइमरी सेगमेंट है इलेक्ट्रिक सेक्टर में अगर बात करें तो पहला है जनरेशन। पहला है कि कैसे आप पावर को प्रोड्यूस करते हो, जो भी डिफरेंट फ्यूल्स यूज़ करके, और जो भी जनरेशन स्टेशन है वहाँ पे। फिर ट्रांसमिशन का मतलब वही है कि बल्क पावर जो भी आपने जनरेट की उसको कैसे आप ट्रांसफ़र करते हो, मतलब ट्रांसफ़र करते हो एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो ट्रांसफ़र जो है वो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज जो हैं वो करती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ का मतलब यही है कि जो भी हमारी सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, वो इंडिविजुअल कस्टमर तक कैसे पहुंचती है। तो ये तीन मेथड जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। अब ओवरव्यू अगर पावर सेक्टर की बात करें तो जून 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया कि इंडिया जो है पावर सरप्लस कंट्री है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, ना ही कोल की शॉर्टेज है। इंस्टॉल जनरेशन जो कैपेसिटी है वो हमारी 392 गीगावाट है। और करंटली अगर बात करें तो इंडिया जो है मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है दैट इज़ थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ एनर्जी किससे प्रोड्यूस होता है, ये थर्मल एनर्जी से, क्योंकि इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है और टेम्परेचर जो हमारा सन है वो ईजिली अवेलेबल होता है। हाउएवर कमिटमेंट अगर जो हमारी पेरिस एग्रीमेंट से है तो देयर हैज़ बिन, अभी हमने जो भी पेरिस एग्रीमेंट वही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जहाँ पे हमको 2 डिग्री तक हमको टेम्परेचर जो है उसको रखना है। तो उसमें क्या है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी तरफ मूव करना है, कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की अगर बात करें तो विंड एनर्जी, सोलर, बायो पावर, स्मॉल हाइड्रो जो है ये सब आती हैं, और उनको ग्रिड से या ऑफ ग्रिड कनेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हम इंडिया में बताएं तो सबसे ज़्यादा हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ 59.9%। उसमें से भी सबसे ज़्यादा कोल से प्रोड्यूस होती है, फिर लिग्नाइट, फिर कोल से होती है, फिर उसके बाद गैस से होती है, फिर लिग्नाइट से, फिर डीजल से। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 26.5% है। तो विंड होता है, विंड से सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट करते हैं, फिर सोलर, फिर बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, और उसके बाद आता है हाइड्रो, और उसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी से 1.7% करते हैं। तो सबसे पहले थर्मल, देन रिन्यूएबल, देन हाइड्रो एंड देन न्यूक्लियर। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम बात करें तो वो हेल्प करता है कि एनर्जी जो है हमारी रिमोट एरियाज़ तक बहुत अच्छे से पहुँचे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल्स ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें तो बायोमास बेस्ड हीट और पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रोजेक्ट, सोलर रूफटॉप सिस्टम। तो ये जो हो गए हमारे एनर्जी से रिलेटेड। फिर आते हैं जनरल नेटवर्क एक्सेस। तो जनरल नेटवर्क एक्सेस तो अभी रिसेंटली सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है कमीशन ने इशू किया है ड्राफ्ट कनेक्टिविटी एंड जनरल नेटवर्क एक्सेस टू द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम रेगुलेशन 2021। तो जनरल नेटवर्क एक्सेस क्या होता है, ये एक ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस है। जो भी आप इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो जो है ओपन हो। और की कॉन्सेप्ट ये किस पे बेस्ड है, वन नेशन वन ग्रिड पे बेस्ड है। और ये जो अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हटाता है, कि अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट्स ना हो किसी भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच। जो भी नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हो पावर को डिस्ट्रीब्यूट डिलीवरी करने के लिए। प्रोड्यूसर्स के पास एक्सेस होता है, राइट होता है कि वो किसी भी कंज्यूमर
कंज्यूमर तक पहुंच सके और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो इनिशिएट किया है आइडिया ऑफ जीएनए, और प्रॉपर प्लानिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम में होना चाहिए, और एश्योर्ड रिकवरी होनी चाहिए ट्रांसमिशन चार्जेस की। अब एलिजिबिलिटी एंटिटीज़ की अगर बात करें जीएनए के अंदर, तो स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ जो हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस वो इंट्रा स्टेट का ट्रांसमिशन से कनेक्ट करेंगे, और इंटर स्टेट बाइंग एंटिटी जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से। डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस और बल्क कंज्यूमर्स जो है वो कनेक्ट होने चाहिए ISTS से। ट्रेडिंग लाइसेंस भी इंगेज होना चाहिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में। ट्रांसमिशन लाइसेंस भी कनेक्ट होना चाहिए ISTS से, जो भी पावर को ऑक्सिलरी पावर को विड्रॉ करना है। एंटिटीज़ जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन फॉर हुम कनेक्टिविटी ग्रांटेड अंडर कनेक्टिविटी रेगुलेशन टू बी बिकम इफेक्टिव। अब अबाउट द रेगुलेशन अगर बात करें, तो रेगुलेशन जो है हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमारा जो हम पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो हमारा ओपन होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है। टू लाइसेंसिंग एंड जनरेटिंग कंपनीज, जो भी लाइसेंसिंग और जनरेटिंग कंपनीज और कंज्यूमर्स हैं कि जो भी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं थ्रू जनरल नेटवर्क एक्सेस कंसोलिडेट द रिलेटेड रेगुलेशन। और ये रेगुलेशन जो है सेंट्रल कमीशन जो है उन्होंने नोटिफाई किया है। अब एंटिटीज़ जो है एलिजिबल है कि ISTS के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा सके। टाइप्स ऑफ जनरेटिंग इंस्टीट्यूशन, कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट्स हो गए, स्टैंड अलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गए, रिन्यूएबल पावर पार्क डेवलपर हो गए। डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो भी एंटिटीज़ जो है डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइंस बाय एंटिटीज़ इफ़ कनेक्टिविटी इज़ ग्रांटेड टू द जनरेटिंग स्टेशन। अगर कोई कनेक्टिविटी ग्रांट की गई है जनरेटिंग स्टेशन और कैप्टिव जनरेटिंग प्रोजेक्ट के लिए और स्टैंड अलोन ESS के लिए, तो वहाँ पे डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन भी प्रोवाइड की जाएंगी। इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलपर की बात करें तो डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन डेवलप की जाएंगी और ओन की जाएंगी जो भी हमारा डेवलपर होगा उसके वो। अब ग्रांट ऑफ GNA टू एंटिटीज़ अदर देन STU, तो जो हमारे GNA है मतलब जो जनरल नेटवर्क एक्सेस है वो उनको भी दिया जाएगा उन एंटिटीज़ को जो STU के बाहर आती हैं। एंटिटीज़ ग्रांटेड कनेक्टिविटी टू ISTS विल बी डीम टू हैव बीन ग्रांटेड GNA इक्वल क्वांटम ऑफ कनेक्टिविटी फॉर स्टार्ट डेट ऑफ कनेक्टिविटी। टेम्प्रेरी GNA की बात करें तो कुछ कंपनीज जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी और बल्क कंज्यूमर्स हैं उनको वो भी डायरेक्टली कनेक्ट होंगे इसके थ्रू। अब बेनिफिट्स जो है ये पावर जनरेटर्स को हेल्प करेंगे कि वो पावर को प्रोड्यूस करने में और सिर्फ पावर को प्रोड्यूस करने में हेल्प मतलब जो फोकस कर सके पावर को प्रोड्यूस करें, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो वरीज हैं उनको रिमूव कर सके। सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम बाय ओवरकमिंग ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स। इन्वेस्टमेंट इनकरेज करेंगे ट्रांसमिशन सेगमेंट में थ्रू हैसल फ्री एक्सेस टू ISTS, और इंश्योर करेंगे रिलायबल ट्रांसमिशन एक्सेस टू द पावर यूटिलिटीज़, और एम्पावर करेंगे स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और ट्रांसमिशन कंपनीज़ को कि वो जो है हमारी ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से डिटरमाइन करें और बिल्ड कर सके। अब आते हैं चैलेंजेस क्या है। पहली तो डिमांड को फोरकास्ट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमको पता है नहीं कि कहाँ से डिमांड आती है, अनसर्टेनिटीज़ है। एमर्जिंग एरियाज़ ऑफ डिमांड अगर बात करें तो ग्रोइंग ट्रेंड है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ट्रांसपोर्ट की तरफ उसके लिए डिमांड बढ़ रही है, एग्रीकल्चर के लिए, कुकिंग के लिए। वेरिएबिलिटी इन कंज्यूमर चॉइस की अगर बात करें तो वेरिएबिलिटी है सप्लाई में ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल। अब रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो कैबिनेट ने अभी 12,000 करोड़ जो है सेकेंड फेज में दिया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही। तो GEC का प्रोजेक्ट का एम जो है कि हमारी जो रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी जितनी भी आ रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी को सिंक्रोनाइज कर सके, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, वहाँ से आ रही है विथ कन्वेंशनल पावर ग्रिड्स इन द पावर स्टेशन इन द ग्रिड्स, तो दोनों को मिला के। तो पर्पस क्या है कि लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी हमको प्रमोट करना है ट्रांसमिशन लाइन को इंस्टॉल करके। अब जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो फेज़ 2 हेल्प कितना करेगा, ये 20 गीगावाट जो है हम सप्लाई कर सके रिन्यूएबल एनर्जी टू नेशनल ग्रिड फ्रॉम गुजरात, हिमाचल, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। और फेज़ 1 जो है 8 अदर स्टेट्स में जो है था वो वहाँ पे था। अब सिग्निफिकेंस अगर बताएं तो इंडिया जो है ऑलरेडी 2030 माइलस्टोन को अचीव करने की रेस में है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के, जहाँ पे वो 40% इंस्टॉल कैपेसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की वो हमारी बढ़ा देंगे। हमारा जो ये प्रोग्राम है वो हमको किस में हेल्प करेगा कि 450 गीगावाट इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम 2030 तक अचीव कर पाएँ और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ और कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको रिड्यूस कर पाएँ और जॉब्स क्रिएट करें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए पावर सेक्टर में। और जो इलेक्ट्रिसिटी है ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है नेशनल ग्रिड तक पहुँचा सके, जो कि हमारे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी ना रहे। ओके, सो दिस इज़ द आई होप आपको क्लियर हो गया जनरल नेटवर्क एक्सेस। Now let's come to reform based and result linked revamped distribution sector scheme.
तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक स्कीम जिसका नाम है रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इस स्कीम का एम ये है कि जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं, जो भी डिस्कम्स हैं हमारे, जो भी पावर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हेल्प करना कि जो उनकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना और ऑपरेशनल जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। एक्सक्लूड करते हैं ये प्राइवेट सेक्टर डिस्कम्स को। तो याद रखिएगा इस स्कीम के अंदर प्राइवेट सेक्टर डिस्कम्स जो हैं वो नहीं आते। ये कंडीशनल फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डिस्कम्स को, जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ा सके। एलिजिबिलिटी फॉर फंडिंग की अगर बात करें तो डिस्कम्स जो है उनका मिनिमम स्कोर जो है 60% ऑफ मार्क होना चाहिए और मिनिमम बार इन रिस्पेक्ट टू सर्टन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, लाइक मिनिमम बार होना चाहिए, कुछ परफॉर्मेंस उनकी पैरामीटर अच्छी होनी चाहिए, जैसे AT&C लॉसेस कम होने चाहिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड गैप पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होना चाहिए परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, आवर्स ऑफ सप्लाई कितना करते हैं वो, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह। अब टाइम पीरियड की बात करें तो स्कीम जो है अवेलेबल है 2025-26 तक और नोडल एजेंसीज जो है वो हमारी REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और फाइनेंशियल आउटले जो दिया गया है वो 3,03,758 करोड़ दिया गया है विद एस्टिमेटेड ग्रॉस बजटरी सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 97,631 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अब अगर ऑब्जेक्टिव बताएं स्कीम का तो AT&C लॉसेस जो है अभी पैन इंडिया लेवल पे 12 to 15% बाई 2024-25 तक करना है। ACS और ARR जो गैप है उसको 2024-25 तक जीरो करना है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी पावर सप्लाई की हमको इंप्रूव करनी है कि वो कस्टमर तक ईजिली पहुँच पाए, और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ जो है मॉडर्न डिस्कम्स के लिए वो डेवलप करने हैं। अब AT&C लॉसेस क्या होता है, एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस की अगर बात करें तो टेक्निकल लॉसेस होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो पावर है दैट गोज टू वेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विथ थेफ्ट ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट। मतलब जहाँ पे हमारा पावर जब हम ट्रांसमिशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पावर लॉस होता है तो उसको AT&C लॉसेस बोलते हैं, तो उसको मिनिमाइज करना है। कमर्शियल लॉसेस इंक्लूड द फेलर टू रियलाइज रेवेन्यूज ड्यू टू इनएफिशिएंट बिलिंग एंड कलेक्शन एंड पेइंग डिफॉल्ट। ओके, अब इस पे क्या क्या स्कीम्स इसके अंदर सब्ज्यूम की गई हैं, तो पहली है IPDS जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अंदर सब्ज्यूम की गई है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, ये भी अब इसके अंदर सब्ज्यूम की गई है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भी सब्ज्यूम की गई है। ओके, अब आते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करें तो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, अभी हम पढ़ेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग अगर लगाया है तो ग्रांट ऑफ 900 और 15% जो है कॉस्ट पर कंज्यूमर मीटर को दिया जाएगा फॉर होल प्रोजेक्ट। और वर्क अदर देन स्मार्ट मीटरिंग के अगर बात करें तो मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस 60% दिया जाएगा, जो भी डिस्कम्स के लिए कॉस्ट अप्रूव्ड होगा, और डिस्कम्स जो है वो अवेल करेंगे एडिशनल स्पेशल इंसेंटिव 50% अगर उन्होंने एफोर मेंशन ग्रांट्स अगर उन्होंने टारगेटेड नंबर ऑफ स्मार्ट मीटर्स जो है अपने उसमें लगा लिए हैं बाय दिसंबर 2023। अब कंपोनेंट्स जो है स्कीम के, सबसे पहले कंज्यूमर मीटर्स एंड सिस्टम मीटर्स। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो है वो हर कंज्यूमर्स के लिए नेसेसरी हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए छोड़ के। अर्बन एरियाज़, UT, अमृत जो सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हाई लॉस एरियाज हैं, उनके लिए प्रायोरिटाइज है कि वो स्मार्ट मीटरिंग ही लगाए। कम्युनिकेबल एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर्स जो है वो भी प्रपोज किया गया कि सारे फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म्स क्या होने चाहिए। पोटेंशियल बेनिफिट की अगर बात करें तो ये हमारे एनर्जी अकाउंट जो है डिस्कम्स के लिए वो बहुत इनेबल करेगा, और बेटर जो लॉस रिडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, डिस्कम्स को स्ट्रेंथन करेंगे, वो बेटर सर्विस कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर पाए, और कंज्यूमर्स को हेल्प करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है उसको मॉनिटर कर पाए रूटीन बेसिस पे। फिर फीडर सेग्रेशन की अगर बात करें तो फीडर सेग्रेशन फोकस ऑन फंडिंग फॉर फीडर सेग्रेशन फॉर अनसेग्रेटेड फीडर्स। ये कन्वर्जेंस है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाभियान, मतलब PM कुसुम स्कीम के अंदर जितने भी हमारे फीडर्स है, फार्मर्स हैं, उनको सोलराइज करना। पोटेंशियल बेनिफिट यही हो जाएगा कि चीप और फ्री डे टाइम पावर मिलेगा इरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अर्बन एरियाज़ की बात करें तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सारे अर्बन एरियाज़ में होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए 100 अर्बन सेंटर्स में। पोटेंशियल बेनिफिट बताएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं डेटा को एनालाइज करेगा कि जितने भी डिस्कम्स हैं वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज द स्कीम। नाउ लेट्स कम टू स्मार्ट मीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेंटली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स ने डिसाइड किया है कि वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो है उसको डिप्लॉय
डिप्लॉय करेंगे, मतलब जो भी डिस्कम्स हैं उनको प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो है वो डिप्लॉय करने पड़ेगा हर जगह। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो इसका एम यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो लॉसेस हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में उसको कम करना और सारे डिस्कम्स को हेल्प करना कि वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो है सारे कंज्यूमर्स को दे पाए। ठीक है, तो ऑल यूटीज़ और इलेक्ट्रिकल डिविजन्स जहाँ पे 50% से कंज्यूमर्स अर्बन एरियाज़ में है, 50% से ज़्यादा है, जिनका पावर लॉसेस 15% से ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये जो होंगे इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस में ब्लॉक एंड अबव लेवल और ऑल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स में होने चाहिए। इन ऑल अदर एरियाज़ द डेडलाइन जो है मार्च 2025 दी गई है। अब ऑल्सो ऑल फीडर्स जो हैं वहाँ पे मीटर्स जो है ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग होना चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करना है दिसंबर 2022 तक। स्मार्ट मीटर्स क्या होता है? स्मार्ट मीटर एक डिजिटल मीटर होता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे डिजिटल मीटर होता है वहाँ पे सारी आपकी वो लिखी रहती है, तो जहाँ पे ये रहता है कि कंज्यूमर्स जो है ईजिली अपना जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं वो ट्रैक कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये एक की एसेंशियलिटीज़ है स्मार्ट मीटरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्मार्ट मीटर्स इनेबल करते इन्हें कहाँ से आए हैं? नेट मीटरिंग के आइडिया से आए हैं। नेट मीटरिंग वही सिस्टम होता है जहाँ पे एक वेयर वन कैन प्रोड्यूस और सेल द इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड, तो कोई भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड को बेचता है और फिर उसी ग्रिड से जो है लोग एनर्जी खरीदते हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है। तो हेयर नेट मीटरिंग इम्प्लाइज दैट वन ओनली पेज फॉर द नेट कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ एक ही को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हाउ स्मार्ट मीटर वर्क्स, तो इलेक्ट्रिसिटी यूजेस डेटा सेंड टू यूटिलिटी। स्मार्ट मीटर ये हो गया, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाता है। इलेक्ट्रिसिटी यूसेज जो है डेटा वो सेंड किया जाता है यूटिलिटीज़ को। यूटिलिटी बैक ऑफिस सिस्टम जो है MDMS वो कंट्रोल प्राइस और सिग्नल्स करेंगे। प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट लोड कंट्रोल, फिर कंट्रोल ऑफ अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट जो है कस्टमर प्रीमाइसेस के अंदर जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी यूसेज उनको पता चलेगा। ओके, उनके मोबाइल पोर्टल, वेब पोर्टल में वहाँ भी। अब स्मार्ट मीटरिंग मीटर नेशनल प्रोग्राम की अगर बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है EECL जो है EESL जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मीटरिंग से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी से, जो 2009 में इस्टेब्लिश की गई थी एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी, जहाँ पे वो 4 CP सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बनी हुई है, NTPC, REC, PFC एंड पावर ग्रिड से। जो भी स्मार्ट मीटरिंग नेशनल प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करती है इंडिया में। ये 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर्स को रिप्लेस किया है उन्होंने स्मार्ट मीटर से बाय 2022 एट 3 लाख करोड़ कॉस्ट। सारे कैपिटल और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है फॉर स्मार्ट मीटरिंग नेशनल प्रोग्राम के अंदर इज डन बाय EECL अप फ्रंट विच इज़ रिकवर्ड फ्रॉम डिस्कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्मार्ट मीटर तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को मिला के बना हुआ है। ये ऑपरेशनल और फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफर करता है, जैसे कि ऑटोमेटिकली और रिमोटली ये मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज़ हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, डिस्कनेक्ट कब हुआ है, मॉनिटर करते हैं जो भी हमारी टेम्परिंग है उन सबको डिटेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं सारे आउटेजेस। ये हमको ये भी हेल्प करते हैं कि जो भी इट ऑल्सो एनेबल्स यूटिलिटीज़ टू ऑफर न्यू टाइम बेस्ड रेट्स एंड इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, जो कि कस्टमर को एनकरेज करते हैं कि वो जो है पीक डिमांड है उसको रिड्यूस कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मार्ट मीटरिंग। नाउ लेट्स कम टू कोल ऑयल एंड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। गवर्नमेंट ने अभी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड जो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में इंट्रोड्यूस किया है। तो मोर ऑन न्यूज़ की बताएं तो उन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए प्राइवेट फर्म और कंसोर्टियम जो है वो अब 2 न्यू अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को रन करेंगे अंडर फेज 2 ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। अब इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम क्या है? ये इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है हमारे एनर्जी का और 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है हमारे क्रूड ऑयल का वर्ल्ड में। नोडल बॉडी जो है हमारी फॉर जो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए वो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है। ये हेल्प करती है कि इंडिया जो है 90 डेज जो है स्टोरेज मेंटेन करके रखे, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो बोलती है 90 डेज तक जो है हमारा स्टोरेज मेंटेन होना चाहिए फॉर मेंबर कंट्रीज, और जो सप्लाई साइड डिसरप्शन है उसको कम करेंगे अगर 90 डेज हमारा रिजर्व मेंटेन्ड है। अंडर फेज 1 अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो
तीन लोकेशन पे है, विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पड्डूर। ठीक है, याद कर लीजिए, विशाखापट्टनम, मैंगलुरु एंड पड्डूर जो है इस्टेब्लिश किया गया है। और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और नेशनल ऑयल कंपनी जो है यूएई की, जो यूएई से आई है, उन्होंने फेज़ 1 को ज्वाइन किया है जो कि मैंगलोर में है। अंडर फेज़ 2 अगर बात करें तो चंडीखोल उड़ीसा और पुड्डूर इन कर्नाटका में 2 एडिशनल एसपीआर फैसिलिटी जो है की जाएंगी। अब ISPRL क्या है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि 2004 में क्रिएट किया गया था, जो कि होली ओन सब्सिडी हमारे ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर आती है। तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की अगर बात करें तो हमने बताया कि अभी इसका ऑब्जेक्टिव है कि एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना और कुशन प्रोवाइड करना, कि सप्लाई साइड जब डिस्क्रप्शन हो रहा है तो हमारे पास एनर्जी जो है रहे। तो पहली है विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पड्डूर। अनदर 6.5 MMT जो है वो चंडीखोल उड़ीसा और पुड्डूर कर्नाटका से मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो आपको याद करने की ज़रूरत है। अब की कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन की बात करें एनर्जी सेक्टर के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमेटी की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सेटअप की है, जो कि हमारी सारी पावर रिलेटेड स्कीम है उनको, जो भी यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है उनको देखेंगी। कमेटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, चेयरपर्सन होंगे डिस्ट्रिक्ट के, और इन को चेयरपर्सन भी होंगे। सारे स्टेट और यूटी जो है वो इंश्योर करेंगे और नोटिफाई करेंगे कि और इस्टेब्लिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी। और ये इसलिए किया गया है कि जो भी पीपल जो हैं, जो भी इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, जो भी काम मतलब जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको हेल्प करेगी, वो ओवरसाइट कर पाए। अब मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच की अगर बात करें, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और जो जनरेटर्स हैं उनके बीच में विन विन सिचुएशन बनाने के लिए, इकोनॉमिक सेविंग जो है कंज्यूमर की बढ़ाने के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की है। एक डिस्कशन पेपर सर्कुलेट किया है ऑन मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। अब ये होता क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑपरेशन रिफॉर्म है जहाँ पे स्टेप हम किसकी तरफ लेंगे, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस। तो MBED मॉडल जो है वो फंक्शन करेगा अ डे अहेड टाइम हॉरिजन और शेड्यूल एंड डिस्पैच करेगा सारी जनरेशन प्योरली ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड सब्जेक्ट टू टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स। तो ये हो गया MBED। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ एनर्जी सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू द मिसलिनियस पार्ट। तो सबसे पहला आता है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो रिसेंटली ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो रिसेंटली फिकी जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इवेंट। किस लिए ऑर्गेनाइज किया, कि जो रोल है हमारे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का, उसके लिए, जो कि COP26 ग्लासगो में किया था। अब जो अगर हम बताएं तो 2012 में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग आया, जो कि सेबी ने रेगुलेट किया फॉर टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज। फिर 2009 में नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस आई थी, जो कि MCA ने इशू किया था फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2014 में जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैंडेट किया गया है एस CSR रूल्स। फिर 2017 में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो एडवाइस की सेबी ने कि टॉप 500 BRR जो कंपनीज हैं उनके लिए वॉलंटरी बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। 2019 में नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट आया, जो कि NVGs को रिप्लेस किया। और 2021 में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई, जो कि वॉलंटरी बता दिया। उन्होंने बोला कि वॉलंटरी है, कि 100 लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल ईयर 2022 तक और रिपोर्ट भेजनी है, और मैंडेटरी है फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, ये हमारा हेल्प करता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्लोबली पुश किया जाए कि वो जो भी मैंडेटिंग कंपनीज है कि वो सस्टेनेबल परफॉर्मेंस जो है, जो भी वो कर रही है, जो भी वो कंपनी चला रही है, तो सस्टेनेबल परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा सकें ग्लोबली। अब BRSR जो है ये इंडियन वर्जन है सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस का और ESG डिस्क्लोजर का, जो कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है मई 2021 में, जो कि हमारी जितनी भी कंपनीज हैं पुश फॉर डिस्क्लोजर ऑन नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो उनको नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी डिस्क्लोज करने हैं और मैंडेटरी है कि उनको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर भी करना है। अब BRSR की बात करें और उसकी प्रिंसिपल की, तो BRSR जो है 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला है एसेंशियल, जहाँ पे मैंडेटरी है, और लीडरशिप जो है वॉलंटरी है कि उनको डिस्क्लोज करना है रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस अंडर सेबी रूल्स। प्रेजेंटली अगर बात करें तो ये वॉलंटरी रिपोर्ट किया जाता है, बहुत सारी कुछ कंपनीज जो है वॉलंटरी रिपोर्ट करती है। ये जो है सेग्रेट करता है 3 सेक्शंस को, जनरल डिस्कशन, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर और प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर को है। 9 प्रिंसिपल जो है उनको बताता है, बट वो इम्पैक्ट भी बताते हैं कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और पीपल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है इसके, जैसे कि एनवायरनमेंट, सोशल और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी एमिशन और इंटेंसिटी,
वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर यूसेज, क्लाइमेट रिस्क मिटिगेशन एटसेट्रा। सोशल में बात करें तो CEO पे रेशियो, जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर पे रेशियो, ग्लोबल हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन राइट्स। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो बोर्ड डाइवर्सिटी, बोर्ड डिपेंडेंस, एथिक्स, एंटी करप्शन, डेटा प्राइवेसी एंड डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस। अब बात करें मेजर ग्लोबल स्टैंडर्ड और रिपोर्टिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो GRI जो है वो ग्लोबल रिपोर्टिव इनिशिएटिव जो है उन्होंने लॉन्च किया है। ये एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात करें वो वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन भी है, जिस ये जो कि ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ISO 26000 स्टैंडर्ड जो है वो बेस्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जो कि किसने बनाया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट आता है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटरी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है, जो कि यूनिवर्सल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो अभी नोबल प्राइज़ किसको मिला है दिस ईयर जो है, श्रीवेज रिक्सबैंक प्राइज़ जो है इकोनॉमिक साइंस 2021 का थ्री इकोनॉमिक्स को दिया गया है फॉर 2 ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, जो कि एक ने नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए किया है बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने उन्होंने दिया है। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो एक हाफ जो प्राइज़ है वो डेविड कार्ड को दिया गया है उनके एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन के लिए लेबर इकोनॉमिक्स में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। और दूसरा हाफ जो है वो जशुआ डी एंग्रिस्ट और गियोडो W एम्बेंस को दिया है। उन्होंने कैजुअल रिलेशनशिप को एनालाइज किया है कि कैसे कैजुअल रिलेशनशिप होता है। अब अबाउट द प्राइज विनिंग रिसर्च की बात करें तो डेविड केयर यूज किए हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे उन्होंने रियल लाइफ का सिचुएशन लेके एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एनालाइज किया कि लेबर मार्केट जो है वो कैसे हमारे मिनिमम वेजेस को इफेक्ट करता है, इमिग्रेशन को इफेक्ट करता है, एजुकेशन को, और गिविंग रिजल्ट एज। तो उन्होंने बोला है कि जैसे ही मिनिमम वेज हमारा इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो है जो जॉब्स हैं वो भी हमारी इंक्रीज़ होंगी, मतलब नॉट नेसेसरी लीड टू फीवर जॉब्स। ठीक है, नॉट नेसेसरी लीड टू फीवर जॉब्स। अब अगर इनकम पीपल की इंक्रीज होती है जहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं, जिस कंट्री में बॉर्न हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे न्यू इमिग्रेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वाइल पीपल जो इमिग्रेट होते हैं एट एन अर्लियर टाइम रिस्क बीइंग नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं। तो इमिग्रेशन मतलब वही होता है कि जो मतलब जो भी पर्सन है वो परमानेंटली किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। रिसोर्स जो है स्कूल में आर फार मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। जो भी स्कूल्स में रिसोर्सेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए और फ्यूचर लेबर मार्केट की सक्सेस के लिए। मेथडोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करती है हमारे डेटा और कंक्लूजन ड्रॉ करती है नेचुरल एक्सपेरिमेंट में, जो भी किसने दिया है, जोशुआ एंग्रिस्ट और गियोडो इम्बेंस ने। अब श्रीवेज रिक्सबैंक प्राइज जो है ये 1968 में इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने, अल्फ्रेड नोबल के उसमें उनकी मेमोरी में। और ये प्राइज़ में डोनेशन जो है वो नोबल फाउंडेशन देती है 1968 में फ्रॉम श्रीवेज रिक्सबैंक ऑन ओकेजन ऑफ बैंक्स 300 एनिवर्सरी। और 1969 में फर्स्ट प्राइज जो है इकोनॉमिक साइंसेस के लिए अवार्ड किया गया था रगनर फ्रिच और जॉन टिनबर्गन को। ओके, अब आते हैं वन नेशन वन स्टैंडर्ड। तो रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। उन्होंने अभी जो कि इंडियन रेलवे की एक विंग है जिसको, जो कि पहली इंस्टीट्यूशन है जिसको डिक्लेयर किया गया है स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑफ BIS। वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन किसका है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। अब मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो पार्टनरशिप जो है कहीं ना कहीं RDSO को हेल्प करेगी, जो कि सोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है हमारी इंडियन रेलवे की। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन प्रोसीजर है उसको रीअलाइन कर सके एज पर कोड प्रैक्टिसेस, जो भी गुड प्रैक्टिसेस होती है हमारी WTO टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंदर। अब RDSO जो है वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं कि वो SDO को रिकग्नाइज हो सके अंडर BIS SDO रिकग्निशन स्कीम। और इस स्कीम के अंदर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो SDO मतलब रिकग्निशन देती है कुछ SDOs को फॉर अटेनिंग द विजन ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड। अब वन नेशन वन स्टैंडर्ड की बात करें तो इसका एम है कि जितनी भी हमारी SDO मतलब जो भी एम्स है कि सिनर्जाइज स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय वेरियस SDOs इन द कंट्री। जो भी स्टैंडर्ड है वो सिनर्जाइज स्टैंडर्ड अडॉप्ट करेंगे जो भी हमारी SDOs है। ये आइडिया है कि एक टेम्पलेट स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए एक फॉर अ गिवन प्रोडक्ट इंस्टीड ऑफ हैविंग मल्टीपल एजेंसीज। मान लीजिए किसी बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अलग अलग एजेंसीज सब अपने अपने लिए कर रही हैं, तो एक ही एजेंसीज के अंदर सारी चीज़ें हों, जो मतलब मल्टीपल एजेंसीज ना हो एक प्रोडक्ट के लिए। करंटली अगर बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये ओनली नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड फ्रेम करती है, बट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और PSUs जो है वो अपना अपना खुद का स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो FSSI जो है
वो फूड के लिए अपने स्टैंडर्ड डेवलप करती है, वाइल ऑटोमोबाइल रिसर्च इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए करती है। तो वही बात की है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है एक एजेंसी हो जो कि सारे स्टैंडर्ड को फ्रेम करे, रूल्स जो हैं वो फ्रेम करे। अब सम स्टैंडर्ड्स अप्लाइड इन इंडिया अगर बात करें तो आईएसआई मार्क्स बताएं तो सर्टिफाइड एजेंसी है। आईएसआई मार्क कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देते हैं। और ये एक मैंडेटरी होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए मैंडेटरी होता है, बट अदर मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उनके लिए वॉलंटरी होता है। बीआईएस हॉल मार्किंग अगर बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देते हैं, जो कि मैंने पढ़ा दिया आपको, ये ज्वेलरीज के लिए दिया जाता है। फिर फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर एफपीओ मार्क्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज देती है। ये सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि मैंडेटरी होता है, जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट है, जो भी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट सोल्ड हो रहे हैं इंडिया में एफएसएसआई के अंदर। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करें तो इनको एपडा देती है। ये सर्टिफिकेशन मार्क है जो ऑर्गेनिकली हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए दिया जाता है। एग मार्क की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग और इंस्पेक्शन देते हैं। ये एक लीगली एनफोर्स्ड इंडिया में है बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937। ओके, अब हम देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ के टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड की बात करें तो इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ की टेक्निकल बैरियर्स का सिग्नेटरी है, अंडर विच जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड बॉडीज़ जो भी इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं, एज वेल एज रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज़ जो है विद इन इंडिया, वो एक्सेप्ट करती हैं कि जो भी गुड ट्रेड से रिलेटेड गुड प्रैक्टिसेस के कोड है उनको अप्लाई करेंगी और अडॉप्ट और अप्लाई करेंगी कुछ स्टैंडर्ड जो डब्ल्यूटीओ टीबीटी एग्रीमेंट में दिए हैं। अब इनिशिएटिव जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हैं तो इंडियन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये कंसीडर करते हैं जितनी भी करंट स्टेट है डेवलपमेंट की सारे सेक्टर्स में उनको देखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ वन ऑफ द कोर एक्टिविटीज़ ऑफ बीआईएस। तो ये एक्टिविटी 17 डिविजनल काउंसिल से की जाती है, जो कि हमारे डाइवर्स इकोनॉमी है, डाइवर्स सेक्टर है इकोनॉमी के, उनको बताती है, रिप्रेजेंट करती है। फिर पहचान इनिशिएटिव की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज करती है और स्टैंडर्डाइज करती है जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उनको। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की बात करें फॉर इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनके तक क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंच पाए, तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी इशू करते हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट एंड आई हैव कंप्लीटेड द इकोनॉमी सेक्शन इन आई थिंक 4 or 5 days। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इकोनॉमी से रिलेटेड प्लीज़ आप मुझे बताइए। और मैं आपके व्यूज़ की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ ये ले रही हूँ टेंशन कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो उसी से पता चलता है ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ बढ़ेगा तो मतलब मुझे पता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुझे उसकी टेंशन है कि आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम आने वाला है और अभी तो लग के पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और पीटी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पीटी 365 में पूरी तरह कंप्लीट करूँगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और येस, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही देखते रहिए। अब देखते हैं कौन सी पीटी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।